नमस्कार, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में डीडी बिहार के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट कोमल सिन्हा। खेती किसानी के साथ बटेर पालन दोगुनी आमदनी का जरिया। ड्रिप इरिगेशन तकनीक, सिंचाई की बेहतर तकनीक और उन्नत प्रभेद से करे बैंगन की खेती, बेहतर होगा मुनाफा। नए वित्तीय वर्ष में सरकार की योजनाओं से किसान को रूबरू करवाने, खरीफ मौसम की फसलों की उन्नत खेती के लिए जागरूक करने और नई कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा पिछले दिनों खरीफ महाअभियान का आयोजन किया गया। कृषि विभाग के निदेशक सौरभ सुमन यादव के अनुसार किसानों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसलिए कृषि पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो प्रखंड स्तर पर किसानों को कृषि संबंधित सही और सटीक जानकारी देंगे। खरीफ सीजन जो है उसका हम लोग शुरुआत एक वर्कशॉप के माध्यम से किए हैं। इस वर्कशॉप में हमने जो इस खरीफ सीजन में जो हम भी योजनाएं, जितने भी विभाग की योजनाएं चलाएंगे, उसकी जानकारी हम लोग सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को दिए हैं। वो आगे जाके प्रखंड और पंचायत स्तर के पदाधिकारियों को इसकी ट्रेनिंग देंगे। इसमें हम लोग जो उच्चतर गुणवत्ता की बीजें, अदर इनपुट्स और मशीनरी जैसे कि ड्रोन्स, ज़ीरो टिलेज डायरेक्ट सीडिंग राइस के लिए जो मशीनें होती हैं, ये हर तरह की जो हम लोग सुविधाएं किसान को उपलब्ध करा रहे हैं। प्राकृतिक खेती के लिए जो संसाधन है, उसके लिए जो योजनाएं हैं। किसान भाइयों, मौसम की स्थिति और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए आप खेती किसानी के साथ साथ बटेर पालन कर सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी दोगुनी हो सकती है और यह व्यवसाय सीमित भूमि में किया जा सकता है। कम लागत, कम समय और कम जगह में अतिरिक्त आय का स्रोत है खेती किसानी के साथ बटेर पालन। इसे किसान आसानी से अपने मुख्य खेती के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि मुर्गियों की तुलना में इन्हें कम देखभाल की ज़रूरत होती है। 1 वर्ग फीट में 20 से 25 बटेर पाल सकते हैं। किसान अपने काम को नुकसान पहुंचाए बिना सालों भर बटेर पालन से कमाई कर सकते हैं। किसान भाई, अगर आप अपने उद्यानिक सब्जियों की खेती की है तो सिंचाई के लिए आप ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिंचाई को अपनाकर सिंचाई का प्रबंधन कर सकते हैं। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी, बल्कि खाद उर्वरक पौधों की जड़ों में सीधे पहुंचेंगे और फसल उत्पादकता भी बढ़ेगी। ड्रिप इरिगेशन या सूक्ष्म सिंचाई सिंचाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों की बेहतर पैदावार, पोषक तत्वों का सही उपयोग और पानी की बचत एक साथ होती है। ड्रिप इरिगेशन प्रणाली एक आधुनिक स्मार्ट तरीका है जिससे पानी और पोषक तत्वों को सही मात्रा में सही समय पर पौधों की जड़ तक आसानी से दिया जा सकता है। इस तकनीक के जरिए पानी पौधों की जड़ तक बूंद बूंद कर पहुंच जाता है। किसी भी फसल की खेती के लिए उन्नत प्रभेद का चयन बेहद जरूरी है। उन्नत किस्म से आपको बेहतर उत्पादन के साथ साथ बेहतर मुनाफा भी देती है। अगर आप बैंगन की खेती करने जा रहे हैं तो इसके लिए पूसा पल लॉन्स, पूसा अनमोल, पूसा सम्राट और पंत सदाबहार बैंगन के उन्नत किस्में हैं, जो आपको बेहतर मुनाफा दिला सकती हैं। मेहनत, लगन और विश्वास से किसान किसी भी फसल की खेती करते हैं तो सफलता मिल ही जाती है। सफलता की आज की कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही है ग्राम मीनापुर, जिला वैशाली की प्रगतिशील महिला किसान अनीता देवी महज 4000 की लागत से 15 कट्ठे में मक्का की खेती कर रही है और लागत मूल्य से दोगुना मुनाफा कमा रही है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। और मैं हमेशा खेती ही गृहस्थी पर आत्मनिर्भर रहती हूँ, और अभी तो और मैं आत्मनिर्भर हो गई हूँ। इस बार खेती पर ज़्यादा ही मक्का लगाया हूँ। मक्का है, लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। इसका जो डट्टा है, इसको भी ये भी बिक जाती है, चारा हो जाता है गाय भैंस का। और इसकी जो भुट्टा है, जो भुट्टा होता है, उसके बाद इसकी दाना होगी, जिसे अपना व्यापारी लोग खरीद के ले जाते हैं। मैं उसके साथ उस व्यापारी से हम लोग सेल कर देते हैं। और किसान को खेती में बारिश नहीं होती है तो क्षति हो जाती है। इसमें ही पूंजी लगती है। उसको लेबर से रुपये हैं, महिला 5-6 खेती में इसके बोने में लगे। इसको हम अभी 15 कट्ठा में किए हैं।
मक्का की खेती। क्या आपको लागत लगा था? लागत हमको लगा था कम से कम 4,000। मुनाफा इसका तो हम पूंजी निकाल लिए डाटा से, और जो डाटा है इससे हम पूंजी निकल गया हमारा जो लगा सो, और जो उसके अलावा जिसका जो दाना होगा जो मकई बोलते हैं वो हमारे नाफा में होगा। फसलों की उत्पादकता बढ़ानी है, समय और मजदूरों की कमी हो तो किसानों के लिए कृषि उपकरण जरूरी हो जाता है। ऐसा ही एक उपयोगी यंत्र है वैक्यूम सीड प्लांटर। यह एक आधुनिक कृषि यंत्र है जो हवा के दबाव की मदद से फसलों के एक एक बीज को सही दूरी और गहराई पर बोती है। इस यंत्र के द्वारा मक्का, गेहूं, मूंगफली के साथ साथ टमाटर, भिंडी और गोभी के बीज की बुआई भी आसानी से कर सकते हैं। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत इस मशीन की खरीदारी के सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है। आइए एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब चलते हैं पटना के बाजार समिति में और जानते हैं आलू और प्याज के ताज़ा भाव। नया लाल आलू 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 1,800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2,500 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2,300 रुपये प्रति क्विंटल। और अब चलते चलते एक नज़र डालते हैं मौसम समाचार पर। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे में राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में मौसम काफ़ी गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने देखा सरकार की नीति, सूचना, सफलता की कहानी, मंडी भाव तथा साथ में आपने मौसम का हाल भी जाना। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दर्शकों, जैसा कि आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं हरे खाद के प्रयोग की। जी हाँ, हरे खाद का प्रयोग किस तरह से आपके खेत की मिट्टी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। ये आपकी खेत की जो फसलों की पैदावार है उसको बढ़ा सकता है, खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकता है। तो इसी संदर्भ में जो हमारे एंकर हैं, उन्होंने कृषि अनुसंधान संस्थान पटना के वरीय वैज्ञानिक सह प्राध्यापक से बात की, जो है डॉक्टर निखत यास्मीन आजमी। चलिए उस खास बातचीत के विशेष जो पल हैं वो हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं किसान भाइयों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम कृषि दर्शन। दर्शकों, आज के कार्यक्रम का विषय है हरी खाद का प्रयोग और उससे होने वाले लाभ। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो रासायनिक खाद है उसके प्रयोग से, ज़्यादा प्रयोग से जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता दिनों पर दिन गिरते जा रही है। ऐसे में हरी खाद का प्रयोग कर हम कैसे मिट्टी की गुणवत्ता को फिर से वापस ला सकें, इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि अनुसंधान संस्थान पटना की एसोसिएट प्रोफेसर और सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर निखत यास्मीन आजमी। डॉक्टर साहिबा, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और किसान भाई को ये बताइए कि हरी खाद क्या है एक्चुअली, और इसके जो महत्व है या इसका कैसे प्रयोग किया जाता है खेतों में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब से हरित क्रांति आई है, हमने रासायनिक उर्वरक खासकर यूरिया, डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश का अंधाधुंध प्रयोग किया है, और हमने जितने भी जैविक स्रोत हैं, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या अन्य किसी स्रोत का इस्तेमाल ना के बराबर किया है। आज हम फसल उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि निर्यातक भी हो गए हैं, लेकिन इसका बहुत
एक दुष्परिणाम ये हुआ है कि हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर ध्यान दें, उसे बनाए रखने की कोशिश करें और उसके साथ साथ उत्पादन अधिक हम लें। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि रासायनिक उर्वरक की मात्रा को कम किया जाए और कुछ जैविक खाद का इस्तेमाल अधिक से अधिक किया जाए। तो जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह हम इस्तेमाल तो करते ही हैं, इसी कड़ी में हरी खाद एक बहुत अच्छा जैविक उर्वरक है जिसका इस्तेमाल करके हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हुए अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और साथ ही किसानों को आर्थिक लाभ भी दे सकते हैं। हरी खाद के लिए हम खासकर उन फसलों को चयन करते हैं जिनका जो ग्रोथ होता है, बढ़वाड़ होता है, वो कम समय में काफ़ी अच्छा हो, उनकी सिंचाई की मांग, उनके उर्वरक की मांग कम से कम हो, उनकी जड़ें जो है वो गहरी जाती हों। तो इन सब खूबी, उन पर जड़ें जो गहरी जाती हों, उन पर रोग का, कीड़ों का प्रकोप कम से कम हो, वो सहन शक्ति उसमें एडवर्स कंडीशन को सहने की अधिक से अधिक हो। तो ऐसे में बहुत से दलहनी और गैर दलहनी फसल हैं जिनका हम उपयोग हरी खाद के रूप में करते हैं। जहाँ तक दलहनी फसल की बात है, उसमें हम धैंचा है, सनई है, उड़द, मूंग, लोबिया, ग्वार, इन सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। और गैर दलहनी फसल में ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, सूरजमुखी आदि का हम उपयोग करते हैं हरी खाद के रूप में। धैंचा की फसल जहाँ सिंचाई की सुविधा रहती है वैसे खेत में और लवण युक्त जलमग्न खेतों में हम धैंचा लगाते हैं, और जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, सामान्य मिट्टियों में हम सनई को हरी खाद के रूप में ले सकते हैं। मूंग और उड़द में दोहरा फ़ायदा किसान को ये मिलता है कि मूंग और उड़द लगाने के बाद किसान उसकी फली तोड़ लेते हैं और फली तोड़ने के बाद उसे मिट्टी में दबाते हैं, और मिट्टी में दबाने के बाद फिर वो हरी खाद बहुत अच्छा देता है। ग्वार और लोबिया भी इसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक गैर दलहनी फसल की बात है, इसमें हम जो सूरजमुखी है, ज्वार, बाजरा वगैरह है, इन सभी का इस्तेमाल तो करते हैं। और हरी खाद में हम कोशिश ये करते हैं कि वैसी फसलों का चुनाव करें जो कम समय में जिनकी बढ़वा, जिनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो, और उनका जो वाटर का रिक्वायरमेंट है, जल का जो डिमांड है वो कम से कम हो, उर्वरक का भी डिमांड उनका कम से कम हो, उनमें रोग और कीटों का प्रभाव कम पड़े और उनकी जड़ें गहरी जाती हों। ऐसी फसलों को हम अपने हरी खाद के रूप में चयन करते हैं। जहाँ तक दलहनी फसल को हरी खाद के रूप में लेने की बात है, तो इसमें खासकर धैंचा है, सनई है, मूंग है, उड़द है, ग्वार है, लोबिया है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और गैर दलहनी फसल में ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी, मक्का, इन सभी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। धैंचा की फसल को जहाँ पे जल जमाव और लवण युक्त मिट्टी है वहाँ इसका ज़्यादा अच्छा असर पाया गया है, और सनई को सामान्य मिट्टियों में लगाया जाता है। जहाँ तक उड़द और मूंग की बात है, इससे किसान को दोहरा लाभ मिलता है। किसान इसकी फली तोड़कर फिर उसको खेतों में दबाकर हरी खाद के रूप में ले सकते हैं। और हरी खाद को हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है कि हरी खाद की स्थानिक विधि। इस विधि में हम जो भी हरी खाद है उसी खेत में लगाते हैं, और उसको टेंडर स्टेज में, जब बिल्कुल कोमल अवस्था होती है, उस स्टेज में फूल आने से पहले उसको खेतों में हल की मदद से या रोटावेटर की मदद से मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और फिर सिंचाई कर दी जाती है, जिससे वो 15 से 20 दिनों में सड़ गल जाते हैं। और सड़ने के दौरान वो बहुत अधिक मात्रा में कार्बनिक अम्ल रिलीज़ करते हैं और मिट्टी में उर्वरा शक्ति तो बढ़ाते ही हैं, और साथ साथ जो मिट्टी में समस्याग्रस्त मिट्टी है, क्षारीयता की समस्या आ गई है, उसको दूर करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हरी अवस्था में जब हम किसी भी हरी खाद को, इस तरह से हरी खाद को मिट्टी में हम मिलाकर अधिक से अधिक उसका लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये देखा गया है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है इनका किसान ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उनको फसल में उत्पादन ज़्यादा मिलता है, लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता गिरते जाती है। तो किसान भाइयों को आप बताएं कि जो हरी खाद है इसके क्या लाभ हैं? देखिए, जो रासायनिक उर्वरक है उसके इस्तेमाल जब हम करते हैं तो कुछ खास ही हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूरिया, डीएपी और पोटाश, जिसके माध्यम से सिर्फ एनपीके हम पोषक तत्व मिट्टी में देते हैं, जबकि 17 पोषक तत्वों की पौधों को आवश्यकता होती है। तो इस तरह से सिर्फ जब रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल होता है तो पोषक तत्वों के बीच मिट्टी में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, किसी की अधिकता हो जाती है और किसी की कमी हो जाती है। जो मिट्टी का जो भौतिक दशा है
वो ख़राब हो जाता है, उसकी संरचना ख़राब हो जाती है, उसमें जो वायु संचार है, जल धारण करने की जो क्षमता है वो सब बुरी तरह प्रभावित होती है। इसके साथ साथ मिट्टी का जो पीएच है वो उदासीन ना रहकर कहीं अम्लीयता की समस्या आती है और कहीं क्षारीयता की समस्या देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो मिट्टी में जो जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं और जो आँखों से दिखने वाले जीव होते हैं, इनकी संख्या भी जो कीटनाशक वगैरह प्रयोग है या हमारा जो रासायनिक उर्वरक है इनके प्रयोग से इनकी संख्या दिन ब दिन मिट्टी में घटती जा रही है। तो हम जब हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो ना सिर्फ ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि जब हम दलहनी फसल का इस्तेमाल कर रहे हैं हरी खाद के रूप में तो ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करता है, जिससे हमें रासायनिक उर्वरक पे निर्भरता कम पड़ती है, उसके मात्रा को हम कम कर सकते हैं। दलहनी फसल जो भी होती हैं जैसे धैंचा है, सनई है, उड़द है, मूंग है, ये सारी फसलें वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिर कर मिट्टी में उपलब्ध कराने का काम करती हैं। उसके साथ साथ ये मिट्टी में उपलब्ध फास्फोरस जो अघुलनशील रूप में बदल गया है, जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसे घुलनशील बनाकर और पोटाश को भी घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने का काम करती है एवं अन्य सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता को ये बढ़ाता है। इसके साथ साथ ये मिट्टी का जो भौतिक वातावरण है उसको सुधारने का काम करता है। चूँकि इसकी जड़ें नीचे गहराई तक जाती हैं तो नीचे की गहराइयों से भी ये पोषक तत्वों को खींचकर ऊपर लाने का काम करता है और मिट्टी में वायु संचार को काफ़ी अच्छा करता है। इसके साथ साथ जब हरी खाद जब सड़ती है तो उससे एक कार्बनिक अम्ल निकलता है, जो नमक है, जो क्षारीयता की समस्या है वो उससे नमक घुलकर नीचे चला जाता है और क्षारीयता की समस्या को दूर करता है और मिट्टी का जो पीएच है वो उदासीन पीएच की तरफ आने लगता है। तो अगर धैंचा की फसल को हम लगातार 4 से 5 साल तक लगाते हैं तो मिट्टी में अगर क्षारीयता की समस्या आई है तो वो दूर हो जाती है। इस तरह से हरी खाद के इस्तेमाल से जो जैविक हमारे जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं या जो हमारे केचुआ वगैरह हैं, वो भी उनकी भी संख्या मिट्टी में बढ़ती है। तो मिट्टी हमारी एक तरह से ज़िंदा हो उठती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और हम उसका बहुत अधिक अपने उत्पादन पर हमारा असर पड़ता है, उत्पादन हमारा अच्छा होता है और साथ ही साथ किसानों को जो रासायनिक उर्वरक पे लागत की कमी आती है उससे उन्हें आर्थिक लाभ होता है और हमारी मिट्टी और पर्यावरण भी संरक्षित रहता है। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि जो रासायनिक खाद का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरक क्षमता में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे में हरी खाद का प्रयोग उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साहिबा, आप हमारे कार्यक्रम में आई और दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि हरी खाद का प्रयोग करके आप जो है मिट्टी की क्वालिटी को कैसे, उर्वरक शक्ति को उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और ये रासायनिक खाद का कैसे विकल्प बन सकता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई।
उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी ने ये जाना होगा कि किस तरह से हरे खाद का प्रयोग आपके खेत की मिट्टी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आप किस तरह से हरे खाद का प्रयोग करके अपने फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में इतना ही। अगले फिर एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।